वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज इस एपिसोड में आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लो, वरना इस एपिसोड में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और अपने अगले एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है, जहाँ पर एक एनर्जी आकर सुजाकू एम्परर को दूर फेंक देती है और आसपास में ब्लू कलर का ऑरा फैलने लगता है उस एनर्जी के आते ही। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं अपना बोंगलिंग है, और बोंगलिंग सुजाकू एम्परर से कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। सुजाकू एम्परर हैरान होकर देखने लगता है कि मुझ पर ये अटैक किया किसने, कौन इतना ज्यादा ताकतवर। जब वो ऊपर देखता है तो उसे बोंगलिंग दिखता है, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा था कि ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। और बोंगलिंग को जिंदा देखकर डोंटियान भी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि बोंगलिंग तुम जिंदा हो। तब हमें दिखाया जाता है कि सुजाकू एम्परर बोंगलिंग को देखकर ये सोच रहा होता है कि जेंगियो अभी भी जिंदा है, वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया और उसके पास इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आ गई। इसकी पावर्स को देख के तो ऐसा लगता है जैसे इसने लाखों साल की कल्टीवेशन की हो। तभी हम देखते हैं कि सुजाकू एम्परर बोंगलिंग से पूछता है कि कौन हो तुम, तो उस चीज का बोंगलिंग कुछ भी जवाब नहीं देता। और वापस में बोंगलिंग ये पूछता है कि कौन सी जनरेशन के तुम सुजाकू एम्परर हो। तो बोंगलिंग की ऐसी आवाज सुनकर तो सुजाकू एम्परर भी डर जाता है, और फिर वो इस डर की वजह से बताता है कि मैं 14 जनरेशन का सुजाकू एम्परर हूँ। असल में बोंगलिंग की बॉडी में और कोई नहीं, मास्टर सीटूनान है, जो कि अपनी डीप स्लीप से जग चुके हैं। बोंगलिंग के अंदर जो मास्टर सीटूनान थे वो सुजाकू एम्परर से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें हेजोई की वजह से जाने दे रहा हूँ, अगर उसका मेरे ऊपर एहसान नहीं होता तो मैं तुझे कब का मार देता। और अब फिर हमें बताया जाता है कि ये वही और कोई नहीं, फर्स्ट सुजाकू एम्परर था, इस वजह से मैं तुम्हारी जान बख्श दे रहा हूँ। उसके बाद ये सब सुनकर सुजाकू एम्परर बोंगलिंग से पूछता है कि तुम हो कौन और तुम्हें कैसे पता है हमारे फर्स्ट जनरेशन के सुजाकू एम्परर के नाम। तभी सुजाकू एम्परर अपने मन में सोच रहा है कि ये कौन हो सकता है जो फर्स्ट सुजाकू एम्परर का नाम ऐसे ले रहा है, इतनी एरोगेंस से ले रहा है। तो इसी के साथ जब उसे समझ में आया कि ये कौन है, तब उसे बोंगलिंग की बॉडी में मास्टर सीटूनान दिखने लगते हैं। और जब उसे बोंगलिंग के अंदर मास्टर सीटूनान दिखने लगते हैं तो सुजाकू एम्परर उनके सामने तुरंत ही रिस्पेक्ट पेश करते हुए ये कहता है, एंसेस्टर मैं आपके कहने पर यहाँ से चला जा रहा हूँ। तभी जब सुजाकू एम्परर वहां से जाने लगता है तो तुरंत ही डोटियान कहता है कि फोर्थ एंसेस्टर की सोल यहाँ पर छोड़ के जा। तो सुजाकू एम्परर पीछे की साइड देखते हुए मास्टर सीटूनान को देखता है। तो इसी बात पर मास्टर सीटूनान भी कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें इमोर्टल ग्रेड वाले लोगों से लड़ने के लिए इस फोर्थ एंसेस्टर की सोल की जरूरत है, लेकिन मैं तुम्हें बस 3 साल के लिए ये दे रहा हूँ, क्योंकि मुझ पर फर्स्ट जनरेशन के सुजाकू एम्परर के बहुत ज्यादा एहसान थे। 3 साल तक के लिए ये सोल तुम्हारे पास रहेगी, उसके बाद तुम्हें खुद आकर ये वापस करनी पड़ेगी। और उसके बाद सुजाकू एम्परर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी मास्टर सीटूनान उसे रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने मेरी आइडेंटिटी के बारे में जान लिया है तो तुम मेरे रूल्स भी जानते होगे। तो इस पर सुजाकू एम्परर हाँ करता है, और उसके बाद तो उस पर सुजाकू एम्परर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी, लेकिन फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता। इस वजह से उसने अपनी 2 उंगली काट दी। उसके बाद उसने कहा कि एंसेस्टर क्या इतनी उंगली सही है आपके लिए। तो फिर मास्टर सेटुनान कहते हैं कि नहीं, एक और काटो। तो सुजाकू एम्परर बिना कुछ कहे तीसरी उंगली भी अपनी काट कर वहां से चला जाता है। तो सुजाकू एम्परर के जाते ही बोंगलिंग भी कमजोर होकर नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी मास्टर डोंटियान उसे पकड़ लेते हैं। और जब वो बोंगलिंग के पास आए तो बोंगलिंग के पास आसपास में रेड कलर का और फ्लो कर रहा था, तो उसे देखकर मास्टर डोंटियान समझ जाते हैं कि बोंगलिंग की बॉडी पर किसी सोल ने कब्जा कर रखा है। तो बोंगलिंग की मदद करने के लिए मास्टर डोंटियान अपने अंदर से अपनी एनर्जी को यूज करते हुए बोंगलिंग की बॉडी से उस सोल को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बोंगलिंग की बॉडी से बाहर निकलकर मास्टर सीटूनान आते हैं, और उनके बाहर आते ही आसपास में कोल्ड ऑरा फैलने लगता है और उनकी ऑरा ही ऑरा से आसपास की चट्टानें टूटकर बिखरने लगती हैं। और तभी वो बाहर निकल कर कहते हैं कि ओए बुड्ढे, मेरे ऊपर ऐसा तुम करने की कोशिश करते तो मैं एक ही थप्पड़ में तुम्हें कब का मार चुका होता। उनकी ये बात कहते ही आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और बारिश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मास्टर डोंटियान गुस्से से उनसे कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें परमिशन दी थी बारिश करने की। तो इस पर तो वो काले बादल भी घबरा कर वहां से चले जाते हैं। ये सीन काफी ज्यादा फनी लग रहा था। इस पर मास्टर डोंटियान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तब मास्टर सीटूनान उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुमने ऐसी गलती कैसे की कि तुमने तुरंत के तुरंत उस फोर्थ एंसेस्टर की सोल मांगने लगी। अभी मैं तुरंत ही डीप स्लीप से उठा हूं, इस वजह से मेरे पास उतनी ज्यादा पावर्स नहीं है। मैंने तो बस उसके सामने ये एक्टिंग की कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। इस पर मास्टर सीटूनान कहते हैं कि अगर सुजाकू एम्परर को ये पता चल जाता कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो वो अभी के अभी मुझे दोबारा डीप स्लीप में भेज देता। बेवकूफ कहीं के। अब मुझे जल्द से जल्द अपने लिए फिजिकल बॉडी ढूंढनी होगी और अपनी कल्टीवेशन को दोबारा रिस्टोर करना होगा। और वो ये भी कहते हैं कि जिस वक्त मेरी कल्टीवेशन रिस्टोर होगी उसी वक्त मैं सुजाकू कंट्री में जाकर उससे फोर्थ एंसेस्टर की सोल लेकर आऊंगा। और इस बात को सुन
डुंटियन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बात को सुनकर मास्टर डुंटियन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि सीनियर आप कौन हो। इस पर मास्टर सीटूनान कुछ भी जवाब नहीं देते हैं और ये कहते हैं कि बोंगलिंग तुम बताओ कि मैं कौन हूँ। तो बोंगलिंग उनके बारे में बताते हुए कहता है कि इनका नाम मास्टर सीटूनान है। तो ये सुनकर डुंटियन को कुछ समझ में नहीं आता है और फिर इस चीज को आसान करने के लिए बताता है कि वो सेकंड जनरेशन के सुजाकू एम्परर है। ये सुनकर तुरंत ही डुंटियन उनके सामने ग्रीट कर उनसे माफी मांगने लगता है। तुम सोल रिफाइनिंग सेक्ट से हो ना? तो इस पर वो हाँ करता है और उसके बाद मास्टर शेटूनान कहते हैं कि तुम्हारे फोर्थ एंसेस्टर ने जब मेरी पिछली बार फाइट हुई थी तो उसमें मेरी मदद करने की कोशिश की थी तो तुमने बोंगलिंग की भी मदद की मुझे डीप स्लीप से जगाने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूलूंगा, वक्त आने पर चुका दूंगा। उसके बाद मास्टर शेटूनान कहते हैं कि एक बार मेरी कल्टीवेशन रिस्टोर हो जाए उसके बाद तुम्हारे सोल रिफाइनिंग सेक्ट को 6 लेवल की कंट्री बनवा कर रहूंगा। ठीक, एक बार मेरी जब पावर रिस्टोर हो जाएगी उसके बाद मैं तुम्हारे सोल रिफाइनिंग सेक्ट को 6 लेवल की कंट्री बनवा दूंगा। तो ये सुनकर डुंटियान को काफी ज्यादा खुशी मिलती है और वो मन में सोचता है कि जो मेरे को करना था वो मैं कर चुका हूँ। ऐसे इंसान के हाथ में अपने सेक्ट की जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ जो कि मेरी सेक्ट को 6 लेवल की कंट्री बनवा कर रहेगा। एक बार बोंगलिंग नहीं बनवा पाता लेकिन मास्टर सेटूना सेकंड जनरेशन के फुजाकू एम्परर थे, इस वजह से उनका तो क्लियर है कि वो हमारे सेक्ट को 6 लेवल की कंट्री बनवा कर ही रहेंगे। तो इस पर डुंटियान खुश होते हुए कहता है कि अब मैं अपने एंसेस्टर्स को जवाब दे सकता हूँ कि मैंने अपना काम पूरी शिद्दत से निभाया। और इसके बाद बोंगलिंग से कहता है कि मैं जाते जाते एक काम करना चाहता हूँ। उसके बाद डुंटियान अपनी मेमोरीज को इरेज करने वाला था और जो अपनी सोल है उसे 1 मिलियन सोल बैनर के अंदर भेजना चाहता था जिससे कि सोल बैनर की पावर दोबारा से बढ़ जाए। और तुरंत ही मास्टर डुंटियन बैठ जाते हैं और अपनी मेमोरीज को इरेज करते हुए अपनी सोल को 1 मिलियन सोल बैनर के अंदर डालना शुरू कर देते हैं। और उसी के साथ हमें मास्टर डुंटियन की मेमोरीज दिखाई जाती है जहाँ पर उसके बचपन में ही उसके माता पिता मर जाते हैं। उसके बाद वो अकेले घूमते रहते थे और उनके सामने रिफाइनिंग सेक्ट के मास्टर आ जाते हैं और वो डुंटियान से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। इस पर डुंटियान आ कर देता है और जो सोल रिफाइनिंग सेक्ट मास्टर थे उनको डुंटियान से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, इस वजह से वो मरने से पहले अपना 1 मिलियन सोल बैनर डुंटियान को देकर मर जाते। उसी वक्त वो वादा करता है कि मैं अपने सोल रिफाइनिंग सेक्ट की हमेशा रक्षा करूंगा और उसे आगे बढ़ाऊंगा। और इसी के साथ हम लोग प्रेजेंट सीन में आते हैं जहाँ पर और उसे उसके मास्टर दिखने लगते हैं और उसके मास्टर अभी भी यही कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ आओगे। इस पर डुंटियान हंसते हंसते हाँ कर देता है और इसी के साथ हमारे मास्टर डुंटियान की सोल 1 मिलियन सोल बैनर के अंदर चली जाती है और अपने मास्टर डुंटियान के जाते ही बोंगलिंग बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है और उनके जाते ही बोंगलिंग उनको वो डाउन कर ये कहता है कि आराम कीजिए, अब मैं आपके सोल रिफाइनिंग सेक्ट और आपके 1 बिलियन सोल का ध्यान रखूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। और इसी के साथ बोंगलिंग काफी ज्यादा इमोशनल होने लगता है और कहता है कि आप मेरे ऑफिशियली तो मास्टर नहीं थे पर हम दोनों में मास्टर और डिसेबल वाला रिश्ता बन चुका था। और फिर हमें सुजाकू प्लेनेट के नॉर्थ की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की सोल ट्री होता है और यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल और घमासान लड़ाई हो रही थी और उसी के बीच में वहां पर इमोर्टल ग्रेड का फोर्थ एंसेस्टर आ जाता है और वो आते साथ ही ये कहता है कि मुझे सुजाकू एम्परर से फाइट करनी है, तुम लोग मेरे से फाइट करने के लायक नहीं हो। उसका कहना सही भी था क्योंकि वो एक 9 लीफ समन था और उसने अपनी पावर से पूरे के पूरे सुजाकू प्लेनेट को घेर रखा था। उसने चारों के चारों तरफ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में रीइंकार्नेशन ट्री लगा रखे थे जिससे कि उन लोगों की पावर बढ़ती जा रही थी। सुजाकू प्लेनेट की जितनी भी आर्मी थी वो कमजोर होती जा रही थी। ये सब मास्टर सिटुनान भी देखते हैं और देखते हुए कहते हैं इन रीइंकार्नेशन ट्री की वजह से इमोर्टल क्लैन के लोगों की पावर्स बढ़ती जा रही हैं। और इसी के साथ ही मास्टर सिटुनान कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि फर्स्ट जनरेशन के जो सुजाकू एम्परर थे उनके पास ये एबिलिटी थी कि वो इन रीइंकार्नेशन ट्री से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ ही मास्टर सिटुनान कहते हैं क्यों ना हम लोग भी ये करने की कोशिश करें। और इसी के साथ ही मास्टर सिटुनान को नॉर्थ साइड रीइंकार्नेशन ट्री काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि वो ज्यादा उन सभी ट्रीज से ज्यादा पावरफुल था। तो इसी वजह से वो नॉर्थ की साइड चले जाने लगते हैं और उन्हें बोंगलिंग रोकने की कोशिश करता है तो वो बोंगलिंग को भी अपनी खींच कर ले जाने लगते हैं। और फिर रीइंकार्नेशन ट्री के पास वो फोर्थ एंसेस्टर था और इमोर्टल ग्रेविट की जो लोग थे वो लोग सुजाकू कंट्री कल्टीवेटर्स के ऊपर भारी पड़ने लगे। और इसी के साथ हमें वो फोर्थ एंसेस्टर दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि क्या तुम लोगों को ये लगा था कि हम लोग बिना किसी तैयारी के तुम लोगों से लड़ने आ जाए। तो इसी के बाद वो अब इमोर्टल ग्रेवयार्ड के जितने भी मेंबर्स थे उन लोगों से कहने लगता है अरे फॉर्मेशन एक्टिवेट कुछ अरे फॉर्मेशन के कंप्लीट होते ही आसमान से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक नीचे की तरफ गिरने लगते हैं और उन अटैकों से काफी ज्यादा सुजाकू एम्पर की आर्मी घायल होने लगती है। तभी सुजाकू एम्पर की मिलिट्री लीडर कहने लगता है कि सभी के सभी रिट्रीट करो, मतलब पीछे की साइड भाग, हम लोग इन लोगों से नहीं लड़ सकते।
और उनका फोन तो एंसेस्टर उन लोगों को जाने नहीं देना चाहता था। इस वजह से वो सामने की साइड एक बैरियर खड़ा कर देता है और उन लोगों को मारने से पहले ही वो गौर करता है कि रीइंकार्नेशन ट्री है, और इसी के साथ अपना ये एपिसोड खत्म होता है।